तो अब देखते हैं अपन कौन सा उद्योग वाला चैप्टर। तो उद्योगों में रुझान क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र का पहले अवलोकन देखते हैं। तो बिजली और निर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित 6.2% वृद्धि उम्मीद की गई है। फिर भारत वैश्विक विनिर्माण में हिस्सेदारी देता है 2.8 की। फिर मुख्य कोर इनपुट उद्योग कौन से हैं? तो सीमेंट दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर स्टील अंतिम उपयोगकर्ता की मांग पर राष्ट्रीय इस्पात नीति लाए हैं अपन एक। पीएलआई योजना लाए हैं हरित इस्पात संक्रमण के लिए। इस्पात स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति लाए हैं। फिर रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, तो भारत लगभग 45% पेट्रोकेमिकल आयात करता है। फिर पूंजीगत वस्तुएं, तो प्रौद्योगिकी अंतराल से आयात निर्भरता होती है। सरकार समर्थ उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्मार्ट विनिर्माण उद्योग 4.0 को बढ़ावा देती है। फिर ऑटोमोबाइल उद्योग, तो आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है और 2024 में घरेलू बिक्री 12.5% की वृद्धि हुई है इसमें। फिर है इलेक्ट्रॉनिक, तो 99% स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर निर्मित होते हैं जिससे आयात निर्भरता कम हो रही है। ठीक है। फिर मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया पहल से बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और विदेशी निवेश को आकर्षित हुआ है। ठीक है। फिर प्रगति के बावजूद भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक हिस्सेदारी में केवल 4% हिस्सा रखता है। फिर कपड़ा एक प्रमुख नियोक्ता है भारत, जो भारत के विनिर्माण सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में 11% योगदान देता है। कपड़े का क्षेत्र, भारत जूट का शीर्ष उत्पादक है। कपास रेशम और मानव निर्मित फाइबर में विश्व में दूसरा है और छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, जो वैश्विक कपड़ा हिस्सेदारी है अपनी 4%। फिर तकनीकी वस्त्र है, उसमें भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। फिर यहाँ पे कुछ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियां और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का हिंदी में अनुवाद किया गया है। जैसे कि एमएसएमई का प्रभुत्व पैमाने और दक्षता को सीमित करता है। फिर विखंड रसद यानी कि लॉजिस्टिक लागत को बढ़ाता है। फिर कपास पर निर्भरता वैश्विक प्रतिस्पर्धा स्पर्धात्मकता को कम करती है। फिर सीमित प्रत्यक्ष निवेश और तकनीकी उन्नति विकास में बाधा डालती है। आयातित मशीनरी पर निर्भरता एक महत्वपूर्ण कौशल अंतराल उत्पादकता और नवाचार को प्रभावित करती है। फिर फार्मास्यूटिकल उद्योग, तो इसको देखें तो पिछले 5 वर्षों में सालाना 10.1 की दर से बढ़ा है। ठीक है। फिर पीएलआई योजना और स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं और आयात निर्भरता को कम करते हैं। फिर भारत सेल और जीन थेरेपी में प्रगति कर रहा है, जिसमें भारत में विकसित पहली सी कार्ट कार्ट सेल थेरेपी को मंजूरी मिली है। फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अब अमेरिका, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में पहले से ही स्वीकृत दवाइयों के लिए स्थानीय नैदानिक परीक्षणों के लिए छूट की अनुमति देता है। फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं जिनमें, तो कम पूंजी लागत के साथ रोजगार पैदा करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी प्रमुख पहल कौन सी है? तो एमएसएमई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष लाए हैं। फिर उद्योग विशिष्ट समूह के लिए एमएसएमई क्लस्टर विकास योजना लेके आए हैं। फिर एक है क्रेडिट पहुंच में सुधार के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लेके आए हैं। विलंबित भुगतान को हल करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद लाए हैं। फिर क्षेत्रीय मुद्दों के लिए एमएसएमई समाधान और चैंपियन पोर्टल लेके आए हैं। फिर राज्यवार औद्योगिक उत्पादन देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु भारत के औद्योगिक मूल्य का 43% योगदान करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य केवल 0.7% योगदान देते हैं। ठीक है। तो ये है। फिर अपन आगे चलें तो ये ट्रेड्स ट्रेड्स क्या है? समय पर भुगतान के माध्यम से एमएसएमई वित्त पोषण का परिवर्तन। तो भारत सरकार द्वारा एमएसएमई को लाभ पहुंचाने और अपेक्षाकृत कम वित्त पोषण लागत पर समयबद्ध तरीके से उनकी प्राप्तियों को साकार करने में मदद के लिए ट्रेड्स का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। आरबीआई द्वारा विनियमित ट्रेड्स एक ऐसा बाजार है जो सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कॉरपोरेट आदि जैसे खरीदारों को एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार अपने एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ट्रेड्स एमएसएमई के कई उल्लेखनीय लाभ प्रदान करता है, जिसमें बिना सहारा के शिपमेंट के बाद वित्त पोषण शामिल है जो खरीदार की साख पर आधारित है। यह प्लेटफॉर्म एक नीलामी आधारित तंत्र का उपयोग करता है जो फाइनेंसरों से प्रतिस्पर्धी दरों को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सक्षम निर्बाध डिजिटल वित्त पोषण निपटान प्रक्रिया, लेन देन में दक्षता और पारदर्शिता
को बढ़ाती है। गोवा, तमिलनाडु की सरकारों ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को अपनाकर उदाहरण पेश किया है। तो फिर ये है। फिर है भारत की औद्योगिक नीतियाँ। तो पहली औद्योगिक औद्योगिक नीति का जो प्रस्ताव था 1948 में, उसमें क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उद्योगों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया, जिसमें केंद्रीय सूची कोयला, बिजली, रेल, नागरिक उड्डयन, रक्षा आदि थे। फिर राज्य सूची जिसमें कागज, फार्मा और कपड़ा थे, और अन्य उद्योग जिसमें निजी क्षेत्र के लिए खुले गए थे, और पर उनमें भी कुछ में अनिवार्य लाइसेंसिंग थी। फिर औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 का था, तो उसमें क्या था? उद्योग का आरक्षण किया गया 3 अनुसूचियों में। अनुसूची ए केंद्र के लिए आरक्षित थी 17 उद्योग, ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। फिर अनुसूची बी, इसमें 12 उद्योग थे जिनमें राज्य पहली पहल करेगा, उसके बाद निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर निजी क्षेत्र के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग किया गया था अनुसूची बी के उद्योग में, और राज्य के लिए अनन्य नहीं थे ये। फिर अनुसूची सी, जो निजी क्षेत्र के लिए खुले और कुछ के लिए लाइसेंसिंग आवश्यक थी, इसमें विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार इसमें शामिल था। फिर औद्योगिक नीति आई 1969 की, इसमें लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार करना किया गया था। फिर एमआरटीपी अधिनियम लाया गया, इसमें 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाली कंपनियों को ब्राउनफील्ड वेंचर और अन्य कंपनियों के अधिग्रहण के मामले में सरकार की अनुमति लेनी होगी। फिर एमआरटीपी की सीमा 92 में बढ़ा दी गई। फिर औद्योगिक नीति आई 1973 की, जिसमें कोर उद्योगों का नया वर्गीकरण किया गया, जिसमें सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, लोहा, एरोस्पात, तेल, रिफाइनरी और बिजली थे। अब 8 हो गए हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस और उर्वरक भी आ गए हैं। फिर 6 कोर उद्योग थे, इसमें जो अनुसूची बी और सी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए थे। ठीक है। लघु मध्यम फर्म के लिए आरक्षित सूची की गई। फिर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 लाया गया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सीमित निवेश की अनुमति दी गई। फिर औद्योगिक नीति 1977 की, जिसमें अनावश्यक क्षेत्र में विदेशी निवेश से इनकार किया गया। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ग्रामीण लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। फिर औद्योगिक नीति 1980, 85 और 86, इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। एमआरटीपी की सीमा बढ़ा दी गई, लाइसेंसिंग प्रणाली का सरलीकरण हुआ, पीएसयू का आधुनिकीकरण हुआ और उदारीकरण हुआ। फिर आया औद्योगिक नीति 1991, एलपीजी सुधार। तो सुधार की आवश्यकता क्यों थी? एक तो भुगतान संतुलन संकट के कारण, क्योंकि खाड़ी युद्ध 1990 में कच्चे तेल की उच्च कीमत हो गई थी। मध्य पूर्व में काम करने वाले भारतीयों से प्रेषण में कमी हुई और उच्च मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा के कारण खराब आर्थिक ये हो गई थी। फिर खराब आर्थिक विकास हुआ था, जैसे लाइसेंस राज और लाल फीताशाही, विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधात्मक नीति, उद्योगों का आरक्षण और अनुत्पादक पीएसयू। फिर सुधारों की अनिवार्य प्रगति क्या थी? तो भारत ने विस्तारित निधि सुविधा, क्या भारत ने विस्तारित निधि सुविधा के तहत आईएमएफ से मौद्रिक सहायता ली। फिर आईएमएफ ने सुधारों की शर्त तय की जो भारत के लिए अनिवार्य थी। शर्तें थी जैसे विनिमय दर 22.8% की कमी की गई विनिमय दरों में, सीमा शुल्क में कमी, आयात के लिए ओपन जनरल लाइसेंस, आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं, उत्पाद शुल्क में 20% की वृद्धि। फिर सरकारी खर्च में कमी, उदारीकरण। उदारीकरण आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने की प्रक्रिया या साधन है। पूंजीवाद की ओर उठाया गया कोई भी कदम उदारीकरण कहा जा सकता है। उदारीकरण के लिए उठाए गए कदम जैसे उद्योगों का आरक्षण, आज केवल 2 उद्योग राज्य के लिए आरक्षित हैं, जैसे परमाणु अनुसंधान और संबंधित गतिविधियां और रेलवे। फिर डी लाइसेंसिंग, वर्तमान में केवल 5 उद्योग लाइसेंस व्यवस्था के तहत हैं, इसमें तंबाकू उत्पाद, रक्षा, एयरोस्पेस और युद्धपोत। फिर खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोट और मादक पेय। फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2002 द्वारा एमआरटीपी समाप्त कर दिया गया। निजीकरण क्या है? तो इसका अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना। आमतौर पर निजीकरण विनिवेश के माध्यम से किया जाता है। सरकार ने राष्ट्रीयकरण भी बंद कर दिया। इस उद्देश्य के लिए सी रंगराजन समिति बनाई गई। विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी के कुछ हिस्से को निजी क्षेत्र में बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण विनिवेश कहलाता है। फिर विनिवेश के प्रकार क्या हैं? तो टोकन विनिवेश, जिसमें सांकेतिक विनिवेश भी कहते हैं, सार्वजनिक स्वामित्व बनाए रखने के लिए पीएसयू के शेयर
49% तक बेचे जाते हैं। ठीक है, फिर रणनीतिक विनिवेश जिसमें न्यूनतम 51 बिक्री का विनिवेश, जिसमें निजी क्षेत्र को स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है। नोट, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, तो सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, DIPM, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो भी है, ठीक है, विनिवेश के लिए नोडल एजेंसी है। फिर है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का तात्पर्य है राष्ट्रीय सीमाओं के पार वित्तीय उत्पाद, वस्तुओं, प्रौद्योगिकी, सूचना और नौकरियों के प्रवाह के प्रसार से है। वैश्वीकरण के लिए उठाए गए कदम, विदेशी निवेश, FDI, FPI को बढ़ावा, ठीक है, फिर फेरा के फेमा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, विनिमय दर और सीमा शुल्क में कमी की गई, व्यापार उदारीकरण WTO में शामिल हो गया, फिर मुद्रा परिवर्तनीयता में वृद्धि 100% तक, चालू खाता परिवर्तनीयता, फिर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, तो MSME मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत और तय किया गया संशोधित MSME वर्गीकरण, समग्र मानदंड, निवेश और वार्षिक कारोबार ये है। तो इसमें क्या है, माइक्रो के लिए जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए 2.5 करोड़ का और टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़ का। फिर स्मॉल एंटरप्राइज के लिए जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो नहीं, सॉरी, माइक्रो के लिए जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए 1 करोड़ का और जो टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ का। फिर स्मॉल के लिए है वो है 10 करोड़ का और टर्नओवर होना चाहिए 50 का। फिर मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 50 का और टर्नओवर होना चाहिए कितने का, 250 का। फिर MSME का महत्व क्या है, तो विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 75% और राष्ट्र के निर्यात में 40% का योगदान है। तो विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में तो 45% दे रहा है और जो राष्ट्रीय निर्यात है उसमें कितना है, 40% का योगदान दे रहा है। फिर दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन क्षेत्र है, 120 मिलियन नौकरियां हैं, श्रम प्रदान क्षेत्र है। फिर समावेशी विकास, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं और कम प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। फिर वित्तीय समावेशन होता है, जिससे छोटे शहरों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है। नवाचार होता है, इससे कई छोटी फर्में अद्वितीय विचारों पर शुरू होती हैं। फिर MSE क्षेत्र के मुद्दे क्या है MSME के, तो क्रेडिट की पहुंच, केवल 16% MSME के पास समय पर वित्त पहुंचता है। फिर औपचारिकता की कमी, लगभग 86% विनिर्माण MSME अपंजीकृत है। फिर पुरानी तकनीक और मैनुअल श्रम पर निर्भरता, MSME के श्रमिकों में कौशल की कमी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, लाल फीताशाही और व्यापार करने में आसानी की कमी, लंबित भुगतानों का उच्च मूल्य, विघटन की जटिल प्रक्रिया, MSME बौनापन। फिर सरकारी योजनाएं कौन सी MSME के लिए, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो PMEGP 2008 में आया था और KYC द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। KVIC, तो इसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। न्यूनतम मानक है 8 पास, तो 8 पास होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह जो गैर कृषि क्षेत्र में एक नया सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहते हैं उन्हें मदद मिलती है। ठीक है, फर्म होनी चाहिए 5 से 10% की और KVIC देगी इसमें 15 से 35% और बाकी बैंक से ऋण मिलेगा। तो फर्म लगाएगी 5 से 10% और KVIC देगी 15 से 35%। फिर सार्वजनिक खरीद आदेश, तो सार्वजनिक खरीद आदेश MSME मंत्रालय और जैम पोर्टल, ये वाणिज्य मंत्रालय की पहल है। जैम पोर्टल सरकारी कार्यालय विभाग MSME से कम 25% और जिसमें 30% महिलाएं और 4% SC/ST से खरीदते हैं। ठीक है, तो MSME से कम 25% खरीदेंगे। फिर व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली यानी ट्रेड्स। फिर है मुद्रा योजना, तो 3 प्रकार के जमानत मुक्त प्रदान करती है, जैसे शिशु 50,000, किशोर 50,000 से 5 लाख और तरुण है 5 लाख से 10 लाख। फिर MSME मंत्रालय की अन्य योजनाएं जिसमें एस्पायर, सोलर चरखा मिशन। फिर MSME मंत्रालय कुछ पोर्टल लाया है जैसे उद्योग आधार पोर्टल, ठीक है, फिर है चैंपियन वेब पोर्टल, MSME समाधान आदि। फिर MSME फंड के लिए स्फूर्ति पोर्टल है एक, और सूक्ष्म लघु उद्यमों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया है। फिर मेक इन इंडिया, तो 2014 में 27 क्षेत्र में विनिर्माण वस्तुओं और सेवाएं, डिजाइन और नवाचार के लिए भारत को विश्व केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की एक पहल है। फिर मेक इन इंडिया की आवश्यकता, तो GDP और रोजगार दोनों में विनिर्माण का कम योगदान है। भारत कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। फिर कृषि श्रम को विनिर्माण की ओर हस्तांतरित करना, भारत में 40% से अधिक लोग कृषि में कार्यरत हैं, लेकिन उन्नत देशों में
4, यूके में 5, यूएसए में 4, यूके में 5, फ्रांस में 14 और ऑस्ट्रेलिया में 16% है। फिर जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना, भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। फिर कृषि का विकास भी औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। फिर भारत को निर्यात केंद्र बनाना, आवश्यक वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करना। मेक इन इंडिया के प्रावधान क्या हैं? निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एफडीआई मापदंडों में छूट दी गई है। नवाचार, अनुसंधान, आर&डी को बढ़ावा देना, नए बुनियादी ढांचे का निर्माण, कारखाना श्रम, कर कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में छूट देकर व्यापार करना आसान बनाना, कौशल विकास। फिर मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ हैं। एक तो नई मानसिकता, एक नए क्षेत्र, नया बुनियादी ढांचा और नई प्रक्रिया। तो मेक इन इंडिया के 3 उद्देश्य इस प्रकार हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को प्रति वर्ष 12 से 14% तक बढ़ाना है। 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण नौकरियां सृजित करना। फिर 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाना है। फिर मेक इन इंडिया की पहले क्या है? तो ऑटोमोबाइल में तो है फेम इंडिया, नागरिक उड्डयन में है उड़ान योजना और नई नागरिक उड्डयन नीति। फिर खाद्य में है मेगा फूड पार्क और कोल्ड स्टोरेज। ई कॉमर्स में है मार्केट ई कॉमर्स जो 100% स्वचालित एफडीआई कर दी है उनमें। मार्केट ई कॉमर्स में 100% स्वचालित एफडीआई। फिर बंदरगाह बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सागरमाला परियोजना, राजमार्ग के लिए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारा और भारतमाला। फिर अंतरिक्ष में इसरो की वाणिज्य शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। फिर अगली स्कीम है उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। तो यह योजना ऑटोमोबाइल, फार्मा, मोबाइल, कपड़ा आदि विशिष्ट क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। फिर आमतौर पर 6 से 4% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो क्षेत्र से क्षेत्र भिन्न हो सकती है। वर्तमान में 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना है, जो कौन कौन से हैं? मोबाइल विनिर्माण, फिर इलेक्ट्रॉनिक घटक जिसमें फिर महत्वपूर्ण प्रमुख शुरुआती सामग्री जैसे दवा, मध्यवर्ती और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, चिकित्सा उपकरणों का निर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल दवाई, विशेष इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, वाइट गुड्स जैसे एसी और एलईडी, फिर खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद जिसमें एमएमएफ, खंड और तकनीकी वस्त्र। फिर उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन विज्ञान, सेल बैटरी, ड्रोन और ड्रोन के घटक। फिर उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था घरेलू विनिर्माण को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन बनना। फिर उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, सस्ते आयात पर अंकुश लगाना और आयात बिलों को कम करना, घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार करना, घरेलू क्षमता और निर्यात को बढ़ाना। फिर पीएलआई के लाभ क्या हैं? प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन करना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, फिर नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आर्थिक विकास तेज करना, विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण। फिर स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप वाणिज्य मंत्रालय द्वारा परिभाषित किया गया जाता है। स्टार्टअप के लिए नए मानदंड क्या है? कंपनी की आयु 10 वर्ष से कम, टर्नओवर 100 करोड़ से कम और वस्तुओं सेवाओं के नवाचार और विकास की दिशा में काम करना चाहिए। फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिनका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो, उदाहरण के लिए स्विगी और पेटीएम। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। राज्य में सबसे अधिक स्टार्टअप है महाराष्ट्र में और क्षेत्र में सबसे अधिक स्टार्टअप है आईटी सेवाओं में। स्टार्टअप इंडिया के लाभ क्या है? स्टार्टअप कंपनियों का आयकर निगम कर से 3 साल की छूट दी जाती है, स्वयं प्रमाणन की अनुमति है, सार्वजनिक खरीद के मानदंडों में छूट दी जाती है, फिर कंपनियों को समाप्त करने के लिए मानदंडों में छूट है। फिर सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड की स्थापना की है, उद्योग अकादमी साझेदारी लाए गए हैं। फिर पेटेंट दाखिल करने के लिए कानूनी तकनीकी सहायता है, विदेशी निवेश के लिए मानदंडों में छूट है। फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लेके आए जिसमें 3600 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। फिर स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट शुरू की गई 2021 में और एंजल टैक्स में छूट दी गई। फिर स्टार्टअप के साथ मुद्दे क्या हैं? तो मूल्यांकन केंद्रित,
फिर अधिकांश स्टार्टअप सेवा क्षेत्र में है, लेकिन भारत को कृषि और विनिर्माण में स्टार्टअप की आवश्यकता है। व्यापार करने में आसानी की कमी, बुनियादी ढांचे आदि जैसे अन्य सामान्य मुद्दे हैं। फिर कपड़ा क्षेत्र। कपड़ा क्षेत्र का महत्व क्या है? दुनिया में कपड़े का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। फिर श्रम प्रधान क्षेत्र है, कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 4.5 करोड़ प्रत्यक्ष और 6 करोड़ अप्रत्यक्ष नौकरियां हैं, यानी 21% योगदान है इसका। फिर योगदान देता है जीडीपी में 2.3 और भारत के निर्यात आय में 12% का। भारत तकनीकी वस्त्रों में छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर कपड़ा क्षेत्र के साथ मुद्दे क्या हैं? तो खंडित और असंगठित है, खराब आधुनिकीकरण, पुरानी तकनीकें हैं। फिर बांग्लादेश, इथोपिया जैसे कम विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा है, कच्चे माल की खराब गुणवत्ता है और स्थिर एफडीआई है इसमें। फिर सरकारी पहले क्या है? तो प्रधानमंत्री मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क। तो पीएम मित्र पार्क योजना का उद्देश्य है संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला का संवर्धन करने के लिए आधुनिक और बड़े पैमाने पर औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करके भारत के कपड़ा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना। फिर यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 9 के अनुरूप है। लचीला बुनियादी ढांचा टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा दें और नवाचार को बढ़ावा दें। ठीक है। फिर पीएम मित्र पार्कों के उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत टेक्सटाइल पार्क विकसित करें, फिर लॉजिस्टिक लागत कम करें और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाएं, निवेश आकर्षित करें और रोजगार सृजन को बढ़ावा दें। वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत की स्थिति मजबूत करें, कपड़ा उद्योग के विकास के लिए निहित शक्तियों के साथ रणनीतिक स्थानों पर पार्क स्थापित करें। फिर योजना प्रोत्साहन संरचना। तो योजना प्रोत्साहन संरचना क्या है? विकास पूंजी सहायता, जिसमें ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क है, परियोजना लागत का 30% प्रति पार्क अधिकतम 500 करोड़ तक। फिर ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क, जिसमें परियोजना लागत का 30% और प्रति पार्क अधिकतम 300 करोड़। फिर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन संवर्धन, तो विनिर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुल बिक्री कारोबार का 3% तक प्रोत्साहन। फिर केवल उन निर्माताओं पर लागू जो टेक्सटाइल पीएलआई योजना के तहत लाभ नहीं उठा रहे हैं। आवंटित धनराशि समाप्त होने तक उपलब्ध है। फिर परिचालन मॉडल, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी आधारित मास्टर डेवलपमेंट मॉडल है। डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर ट्रांसफर प्रारूप पर क्रियान्वित किया गया है। फिर जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, तो खाद्यान्न और चीनी कंपनियों को केवल जूट बैग में पैक करने की आवश्यकता है। फिर ई धागा ऐप जो बुनकर मित्र हेल्पलाइन लाए हैं। फिर समर्थ योजना जो कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर कार्य कर रहा है, कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना है समर्थ। फिर प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो कपड़ा क्षेत्र में औपचारिक नौकरी सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए पहले 3 वर्ष में नियोक्ता के पक्ष में ईपीएफओ योगदान देगा। फिर संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लेके आए हैं। ठीक है, तो संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना। फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक करता है, अब रिपोर्ट बंद कर दी है। ठीक है, और बिजनेस रेडी विश्व बैंक की नई प्रमुख रिपोर्ट है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह लेगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? एक तो बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विस, लेबर, फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन और बिजनेस इंसॉल्वेंसी। फिर ये है इसमें भारत में व्यापार में आसानी के लिए उठाए गए कदम क्या हैं? तो पहला है श्रम सुधार। तो श्रम सुधार में क्या है? दूसरे श्रम आयोग की सिफारिश पर सरकार ने मौजूदा केंद्रीय कानून को केवल 4 श्रम संहिताओं में बदलने की घोषणा की है, जिसमें मजदूरी संहिता 2019, इसमें 4 कानूनों का विलय किया गया है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। फिर औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इसमें 3 कानूनों का विलय किया गया है। व्यापार संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। फिर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संहिता 2020, इसमें 9 कानूनों का विलय किया गया है, जैसे कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972। फिर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020, तो 13 कानूनों का विलय किया गया है, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952। तो 4 कानून कौन से लेके आए? मजदूरी संहिता 2019, फिर औद्योगिक संबंध संहिता 2020, फिर है सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संहिता, और एक है व्यावसायिक सुरक्षा
और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता। तो एक तो काम करने की स्थिति है, एक सामाजिक सुरक्षा है, एक औद्योगिक संबंध कैसे हैं, और एक मजदूरी संहिता है। फिर भारतीय राज्यों की ईओडीपी, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग निकलती है जो, तो वाणिज्य मंत्रालय औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार डीपीआईआईटी विश्व बैंक की सहायता से निकालता है ये। औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग विश्व बैंक की सहायता से। तो भारतीय राज्यों को सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम, पर्यावरण आदि के लिए स्थान दिया जाता है। ठीक है। सीड्स रैंक में कौन सा है, आंध्र प्रदेश। फिर व्यापार सुधार कार्य योजना लेके आए 2024, व्यापार सुधार कार्य योजना। तो भारत सरकार भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और व्यापारिक वातावरण में सुधार करने के लिए व्रैप 2024 का अनावरण करने के लिए तैयार है। ये क्या है, व्यापार सुधार कार्य योजना अवलोकन। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और व्यापार अनुकूलन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। प्रमुख उद्देश्य क्या है, विनियमों का सरलीकरण, फिर डिजिटलीकरण जिसमें व्यापार पंजीकरण, लाइसेंसिंग, अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित, फिर हितधारक जुड़ाव, नीति निर्माण में व्यवसायों को शामिल करना, फिर बेंचमार्किंग, तो वैश्विक मानकों के खिलाफ भारत के व्यापारिक माहौल का मूल्यांकन करना। फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं इसमें, जैसे व्यवसाय शुरू करना, तो नए व्यवसायों के लिए समय और लागत में कटौती, फिर निर्माण परमिट, तेज अनुमोदन प्रक्रिया, श्रम विनियम, श्रम कानून और अनुपालन को सरल बनाना, व्यापार और सीमा शुल्क, तो व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क निकासी में दक्षता बढ़ाना। फिर कार्यान्वयन तंत्र, तो व्यापारिक कार्य योजना राज्यवार प्रदर्शन पर आकलन करती है और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को मान्यता दी जाती है और प्रोत्साहित किया जाता है। फिर ब्रेप 2024 इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो देशव्यापी एक सहज नियामक ढांचा स्थापित करना, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के नेतृत्व में। फिर व्यवसाय और नागरिक दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों को पेश करता है। भारत को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन में कमी और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर इसका विस्तारित दायरा है अब श्रम, पर्यावरण, कर, भूमि प्रशासन, उपयोगिता परमिट, निरीक्षण, निर्माण को कवर करता है। फिर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग क्या है, तो 1995 में स्थापित किया गया था। 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के साथ विलय कर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होता है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप भारत के औद्योगिक क्षेत्र के नीति निर्माण, संवर्धन और विकास के लिए जिम्मेदार है ये।